हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन का सेकंड पाथवे, दैट इज C4 पाथवे। C4 पाथवे को हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, हम इसे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, हम इसे हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। बिकॉज इन दोनों साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए हम इसे हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। और हम इसे DCA यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो C4 जो साइकिल है पाथवे, इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, और वो जो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स होते हैं। तो इसीलिए हम इसे C4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसका 4 कार्बन का है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, इसीलिए हम इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर DCA की फुल फॉर्म क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसलिए हम इसे DCA साइकिल या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और जो C4 है ये 19 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है, लेकिन मोस्टली ये एंजियोस्पर्म्स में मोनोकोट्स में होता है। और जैसे कि ग्रेमिनी फैमिली और साइप्रेसी फैमिली, मोस्टली इन दोनों फैमिलीज में ही C4 साइकिल होता है। और जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होता है उसे हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हॉट और ड्राई एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं। ये इनका जो साइकिल है इसे अच्छा अडेप्ट करवा देता है हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में। और इसके एग्जांपल्स हैं शुगर केन और मेज, और कुछ मोनोकोट्स जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया। ये जो मोनोकोट्स हैं ये C3 स्पीशीज के एग्जाम्पल हैं। और C4 प्लांट के बारे में एक स्पेशल फीचर होता है कि इनमें होती है क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी इनमें होती है। क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रेन्स का मतलब होता है रीथ। क्रेन्स का मतलब क्या होता है, रीथ। रीथ क्या होता है, जैसे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को इसे हम क्या बोलते हैं, रीथ। तो ये जैसे फ्लावर्स की गार्लैंड है, हार, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीथ। तो क्रेन्स का मतलब होता है रीथ। और क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है कि ये जो C4 प्लांट की लीव्स होती हैं उसमें ये क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। और ये क्रेन्स एनाटॉमी ही इसको हेल्प करती है अपने C4 साइकिल में। ये है क्रेन्स एनाटॉमी जो कि प्रेजेंट का होती है C4 प्लांट के लीव्स में। इनके लीव्स के सेंटर में यहाँ पर है वस्कुलर बंडल, जो ऊपर है वो है जाइलम, जो नीचे है वो है फ्लोएम। दोनों को हमने क्या बोल दिया, वस्कुलर बंडल। और ये वाले जो सेल्स हैं रेड कलर के, इनकी वॉल्स होती हैं थिक। जो वस्कुलर बंडल को जो सेल्स सराउंड कर रहे हैं उनकी वॉल्स क्या है, थिक। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नामात्र है। और इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। ये जो सेल्स हैं ना रेड कलर के छोटे छोटे बने हुए हैं, इनकी एक लेयर भी हो सकती है, काफी सारी लेयर्स भी हो सकती है वस्कुलर बंडल के अराउंड। और इनकी वॉल्स होती हैं थिक, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, और इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब इसको जो बंडल शीट सेल्स को जो सराउंड कर रहे हैं, ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स, ये है मीजोफिल सेल्स, ये है मीजोफिल सेल्स। तो ये एक पूरा गार्लैंड की तरह, एक रीत की तरह ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्रेन्स, क्योंकि क्रेन्स का मतलब ये है रीत। तो ये था जैसे वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, और उसके अराउंड क्या है, बंडल शीट सेल्स जिनकी वॉल्स क्या होती हैं थिक और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। और उसके बाहर क्या है, मीजोफिल सेल्स। तो एक रीथ लाइक अरेंजमेंट बन जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स या रीथ एनाटॉमी इज प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ C4 plants. In this plant, special green large cells are present around the vascular bundles in leaves. इसमें क्या होता है कि स्पेशल लार्ज ग्रीन सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द वस्कुलर बंडल्स। ये वाले रेड कलर के जो यहाँ पर शो किए हुए हैं डायग्राम में, ये ही है वो स्पेशल लार्ज ग्रीन सेल्स जो कि वस्कुलर बंडल को सराउंड कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स। इसे हम क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल्स।
एंड लीव्स which have such anatomy are said to have Kranz anatomy, और जिस लीव्स में ऐसी एनाटमी होए, उसे ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर होए, उसे हम क्या बोलते हैं? Kranz एनाटमी। तो ऊपर लीफ का अपर एपिडर्मिस है, नीचे लोअर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस को कौन कवर कर रहा है? दोनों साइड पे क्यूटिकल, और ये है मेसोफिल सेल्स। अब C4 plants में dimorphic chloroplasts are present in leaf cells। जो इनके लीफ के सेल्स हैं उनमें 2 different type of chloroplast present है। जो क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल्स के हैं, बंडल शीथ सेल्स BS सेल्स, इनको Kranz सेल्स भी बोलते हैं, वो हैं बड़े और विदाउट ग्रेना। जो बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो थाइलाकोइड्स चैक में अरेंज्ड नहीं है, यानी कि ग्रेना में अरेंज्ड नहीं है, वो एज अ स्ट्रोमा लैमिला ही प्रेजेंट है, ओनली एज अ स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स या फिर स्ट्रोमा लैमिला या फिर फ्लैट की तरह ही वो प्रेजेंट है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, जो बंडल शीथ सेल्स वाले, ये इनका साइज भी क्या है? बड़ा, दे आर लार्ज एंड विदाउट ग्रेना। और मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो छोटे हैं एंड विद ग्रेना। जो मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट है उनका साइज है छोटा, और उनमें थाइलाकोइड्स अरेंज्ड हैं इन दी स्टैक्स दैट आर नोन एज ग्रेना। तो इनमें ग्रेनल थाइलाकोइड्स हैं और उनमें ग्रेनल थाइलाकोइड्स नहीं है। और जो बंडल शीथ सेल्स हैं मे फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड दी वस्कुलर बंडल। ये वस्कुलर बंडल के अराउंड सेवरल लेयर्स बना सकते हैं। और जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी मेसोफिल सेल्स। और इनकी वॉल्स है थिक, इनकी वॉल्स है थिक, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। इनमें से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो इनकी वॉल्स है थिक, इम्परवियस, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। इम्परवियस यानी कि उसके आर पार गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। थिक वॉल्स होने के कारण और उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस ना होने के कारण ये इम्परवियस हो जाते हैं टू गैसियस एक्सचेंज, देन देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो अब हम करने जा रहे हैं C4 साइकिल को डिटेल में। C4 साइकिल में मतलब इनिशियल फिक्सेशन होती है मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की, और फाइनल फिक्सेशन होती है बंडल शीथ सेल्स में। और ऐसा होने के कारण क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और हमारे काम का कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनता। तो एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये तब होता है जब हमने कैलोरी साइकिल में पढ़ा था रुबिस्को एंजाइम, रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रुबिस्को बाइंड करती है और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करके शुगर की सिंथेसिस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस होए कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस तरह से होए कि रुबिस्को की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए हो जाए, तो रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एनर्जी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करती है। और जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करती है तब हम उसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, उसका हमें कोई हमारे काम का प्रोडक्ट उसमें नहीं बनता, उल्टा बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए रुबिस्को की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को ना होने देने के लिए C4 प्लांट्स ने ऐसे मतलब जो उसकी Kranz एनाटॉमी है और उसकी वजह से जो C4 प्लांट्स हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। और C4 प्लांट्स की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट ट्वाइस एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, क्योंकि C3 प्लांट्स में ऐसा कोई Kranz एनाटॉमी नहीं है और जिसकी वजह से मतलब फोटो रेस्पिरेशन ना हो पाए। तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है और इसलिए उनकी एफिशिएंसी कम है एज कम्पेयर टू C4। और C4 प्लांट्स ऑलमोस्ट हाफ
वाटर यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू C3, जिसकी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो और जो C4 प्लांट्स हैं वो वेल अडेप्टेड है टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स। अब जो मीजोफिल सेल्स हैं इसमें रुबिस्को एंजाइम ही नहीं होती, और मतलब यहाँ पर इनिशियल फिक्सेशन जो होती है यहाँ पर होती है पेप कार्बोक्सिलेज की मदद से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है पेप के साथ। पेप की फुल फॉर्म है फोस्फोफिनोल पाइरुवेट। पेप की फुल फॉर्म है फोस्फोफिनोल पाइरुवेट। फोस्फोफिनोल पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन और 1 कार्बन का कंपाउंड मिलकर इनके एक मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। ये वाली एंजाइम सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करती है, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो नहीं करती। तो मीजोफिल सेल्स में ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेप की सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, अनलाइक रुबिस्को जो कि ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी शो करती थी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करती थी। और रुबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल्स में एब्सेंट है इन दी C4 प्लांट्स। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की होगी रिडक्शन, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसकी हो जाएगी रिडक्शन यूजिंग NADPH2। NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NADP पॉजिटिव में, और इसको रिड्यूस कर देंगे टू मैलेट। अब ये मैलेट जाएगा बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। अब ये मैलेट का ब्रेकडाउन होएगा। जब ये मैलेट ब्रेकडाउन होएगा तो एकदम से इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगी कि रुबिस्को इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी कि रुबिस्को इसके अंदर प्रेजेंट है, तो रुबिस्को की सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही होएगी, उसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होएगी नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ही इतनी ज़्यादा है। और बंडल शीथ सेल्स होते भी बहुत इंटीरियर में है, और इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं थे, तभी इसके अंदर मतलब भी ऑक्सीजन वैसे भी कम है एज कम्पेयर टू मीजोफिल सेल्स। और मैलेट का जब ब्रेकडाउन होएगा तब NADPH2 की रीजनरेशन हो जाएगी। NADPH2 जो यहाँ पर यूज हुआ था वही उसी की यहाँ पर रीजनरेशन हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल भी बाहर रिलीज होएगा, और हमारे पास दोबारा क्या बन जाएगा, पाइरुवेट। अब ये जो पाइरुवेट है इससे पेप की रीजनरेशन होगी यूजिंग ATP। अब ATP कन्वर्ट हो जाएगा AMP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर ATP में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालें तो वो बनता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर उसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाए तो क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PPDK। PPDK की फुल फॉर्म है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये स्टेप होता है। अब हमारे पास जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी इस स्टेप में, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सेम C3 साइकिल होएगा, कैल्विन साइकिल होएगा इन बंडल शीथ सेल्स, और उससे किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, शुगर की। कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP रुबिस्को की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट से फिर रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL से तो रीजनरेशन हो जाएगी RUBP में, और कुछ मॉलिक्यूल्स PGL से क्या बनेंगे, ग्लूकोज, दैट इज शुगर। और इस तरह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन या फिर फिक्सेशन होकर क्या बन जाएगा, शुगर इन दी बंडल शीथ सेल्स। तो और क्या होता है कि ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इसके अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, हमने पढ़ा था ना डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं C4 प्लांट्स में, तो इसके अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट यानी कि इसमें फोटोसिस्टम 1 भी है, फोटोसिस्टम 2 भी है। इसका मतलब यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होगी और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होगी। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर ATP सिंथेसिस भी होती है, NADPH2 की सिंथेसिस भी होती है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन होएगी, लेकिन यहाँ पर रुबिस्को है नहीं,
कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन पेप कार्बोक्सिलेज कर रहा है, जो कि सिर्फ मतलब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही एक्टिविटी अपने शो करता है, ऑक्सीजनस एक्टिविटीज की होती ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की इनिशियल फिक्सेशन होकर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाएगा। ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट they have both photosystem 1 and photosystem 2. So due to presence of Z scheme or non-cyclic photophosphorylation, O2 evolution and NADPH2 synthesis occur in addition to synthesis of ATP. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में तो सिर्फ एटीपी सिंथेसिस होती है, ना ही एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ना ही सिंथेसिस ऑफ NADPH2। तो एटीपी सिंथेसिस के अलावा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होने के कारण ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन और NADPH2 की सिंथेसिस भी होगी। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर क्या है, एब्सेंट। क्योंकि रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है तो यहाँ पर केल्विन साइकिल भी नहीं होएगा और कोई सिंथेसिस ऑफ शुगर इन मेसोफिल सेल्स में नहीं होगी। और जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनमें होते हैं एक ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें एज अ स्ट्रोमा लैमेली या फिर एज अ स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स ही प्रेजेंट है, एज स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स ही प्रेजेंट है, ग्रैना वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो हमें पता है कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, उनमें फोटोसिस्टम 2 होता ही नहीं। तो अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो वहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होगी, जिसका मतलब और वहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर कोई एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस नहीं हो रही, कोई सिंथेसिस ऑफ NADPH2 नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसलिए सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेसिस वहाँ पर हो रहा है। A granular chloroplast, therefore they have only photosystem 1. Absence of Z scheme, Z scheme यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि photosystem 2 ही नहीं है। No evolution of oxygen or synthesis of NADPH2. Rubisco enzyme is present in bundle sheath cells. So Calvin cycle occurs and there is synthesis of sugar. पर यहाँ पर रुबिस्को सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करेगी क्योंकि मैलेट के ब्रेकडाउन से इतने सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कि रुबिस्को चाहेगी तो भी नहीं वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कर पाएगी। क्योंकि और यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 भी नहीं है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं हो रहा जिससे ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन हो। तो यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि रुबिस्को सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करती है। अब जो इनिशियल फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हुई मेसोफिल सेल्स में वो कौन करता है, पेप कार्बोक्सिलेज। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी रिसेप्टर क्या है, यहाँ पर पेप। जो इनिशियल फिक्सेशन हुई तब उसका कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्राइमरी रिसेप्टर है वो है पेप फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन मेसोफिल सेल्स बाय पेपकेस, और जो फाइनल फिक्सेशन है वो बंडल शीथ सेल्स में होती है बाय रुबिस्को। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर इन C4 प्लांट इज पेप फॉस्फोफिनोल पायरुवेट इन मेसोफिल सेल्स। और जो सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है वो कौन है, यहाँ पर RUBP। सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर यहाँ पर क्या है, RUBP, जो कि कहाँ है, बंडल शीथ सेल्स पे। अब एनर्जी यूसेज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल, हमने C3 साइकिल में क्या पढ़ा था कि पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें कितनी ATP की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 18 ATP, और 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स यूज अप होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो अब हम जब C4 का निकालेंगे पर ग्लूकोज के लिए तो हम केल्विन साइकिल के जो एनर्जी यूसेज है उसको तो इंक्लूड करेंगे ही, उसके अलावा और जितने NADP या ATP यूज हुए हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो हमने केल्विन साइकिल का पर ग्लूकोज का निकाल लिया। अब केल्विन साइकिल को एक्सक्लूड करके C4 में कितनी एनर्जी यूसेज हो रही है। अब हमने देखा कि NADPH2 यूज हुआ, वही NADPH2 बन गया, तो NADP का तो कुछ नहीं है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए एक ATP यूज हो रहा है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए एक साइकिल कितनी बार चलेगा, 6 बार, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि 6 बार ATP यूज होएगा
6 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 6 AMP में। अब जो ATP अगर ADP में कन्वर्ट हो रहा था तो हम इसे मानते 1 ATP, क्योंकि ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ADP। तो इस स्टेप में एक तो हो गया ATP से ADP बनता है जब टूटता है, तब मान लो एनर्जी रिलीज होती है X। जब ATP AMP में टूटता है तब एनर्जी डबल रिलीज होती है, दैट इज 2X। तो हम जब यूसेज की बात करेंगे, एनर्जी यूसेज, तब हम इस ATP को डबल मानेंगे, डबल गिनेंगे, हम इसमें गिनेंगे एनर्जी यूसेज के बाद, क्योंकि ये ATP AMP में कन्वर्ट हुआ है ना कि ADP में। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 6 NADPH2 यूज होंगे, 6 NADPH2 बन जाएंगे और 6 ATP कन्वर्ट होंगे 6 AMP में। क्योंकि ये AMP में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनर्जी डबल रिलीज हो रही है, इसलिए हम इसको डबल गिनेंगे, यानी कि 6 ATP यूज हुए लेकिन हम इसको डबल गिनना है क्योंकि वो ATP AMP में कन्वर्ट हुए हैं। तो इसीलिए 2 × 6 ATP दैट इज 12 ATP, ये पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया। तो टोटल एनर्जी यूसेज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना होगा केल्विन साइकिल वाला, और बाकी जो C4 साइकिल में यूसेज हुई है उसको हम ऐड कर देंगे। तो 12 ATP प्लस 18 ATP प्लस 12 ATP दैट इज 30 ATP और 12 NADPH2 के molecules. Now in C4 plant photorespiration does not occur. C4 plant में photorespiration नहीं होती. This is because they have a mechanism that increase the carbon concentration of carbon dioxide at the enzyme site, that is Rubisco. This happens when malic acid from mesophyll cell is broken down in bundle sheath cells to release CO2, which ensures Rubisco's carboxylase activity only. तो जो C4 प्लांट्स हैं फोटो रेस्पिरेशन उनमें नहीं होती, और उसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। इसीलिए हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म भी C4 को बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मैलेट यहाँ पर इनिशियल फिक्सेशन में बना उसका ब्रेकडाउन होगा बंडल शीट सेल्स में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी एंजाइम साइट दैट इज रुबिस्को पे कि वो सिर्फ अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करेगी और ऑक्सीजनस एक्टिविटी नहीं शो करेगी। अगर ऑक्सीजनस एक्टिविटी शो करेगी तो फोटो रेस्पिरेशन हो गया, दैट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, तो वो नहीं होएगा, सिर्फ अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगी और सिंथेसिस करेगी शुगर की। और फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस व्हिच अकर्स व्हेन रुबिस्को बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड does oxygenase activity.